नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री समेत अन्य भाजपा नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होटल मेफेयर में रात्रि विश्राम करने के बाद 5 अप्रैल को सुबह बस्तर दंतेवाड़ा जिले के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। शनिवार दोपहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले विमान से बस्तर पहुंचे। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर मंडूप के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय से करते हुए कहा कि आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी है। मैं अभी अभी मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और यहाँ आया हूँ। अगली चैत्र नवरात्रि में यहाँ से लाल आतंक खत्म हो जाए और हमारा बस्तर फिर से खुशहाल हो। दंतेश्वरी माई की जय और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारी लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज अष्टमी और रामनवमी दोनों हैं। आज रामलला का बर्थडे है और मैं रामलला के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में आया हुआ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं। उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी। हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है, रामलल्ला का बर्थडे है। और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बूढ़ादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे
ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन, दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले, इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कल रात रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर रवाना होकर मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शामिल होने रायपुर लौटेंगे। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से बस्तर मंडूप का आयोजन किया गया है। उसके समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता जो सवाल पूछ रही है, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। अमित शाह जो बार बार बस्तर आ रहे हैं, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ के लोग, देश के लोग देख रहे हैं। इसलिए पता नहीं कांग्रेस किस मुंह से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहती थी, विकास से कोसों दूर रखना चाहती थी। अब उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे। बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में, दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से
बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि 1 साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं है किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बस्तर को न केवल सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना वरन बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम है। चाहे वो नियत नीला नार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो, चाहे बस्तर पंडोम हो, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के ये सब कार्यक्रम है। तो दोनों तीनों फ्रंट में हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने के लिए और वहीं बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने, बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं सरकार के योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिले नियत नीला नार योजना के माध्यम से, इसलिए हर मोर्चे पर हमारी सरकार बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है जिन्हें संसद की गरिमा नहीं मालूम है। राज्यसभा में 17 घंटे से अधिक बहस होने के बाद ये बिल पारित हुआ है। लोकसभा में ही इतनी विस्तृत चर्चा हुई है, उसके बाद भी जबरदस्ती पास कराने की ये बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि न इन्हें देश के संविधान से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है। ये तो केवल अपना और अपने परिवार की चिंता में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में, दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने के दृष्टि से बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है। उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं। बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि 1 साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी से जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए और अमित शाह जी जो बार बार आ रहे हैं उसका परिणाम स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं और इसलिए पता नहीं है किस मुंह से सवाल पूछते हैं। और ये तो हमेशा से बस्तर को उपेक्षित रखना चाहते थे, विकास से कोसों दूर रखना चाहते थे। आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बस्तर को न केवल सशस्त्र
नक्सलवाद से मुक्ति दिलाना वरन बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, चाहे वो नियत नीला नार योजना हो, चाहे बस्तर ओलंपिक हो, चाहे बस्तर पंडूम हो, बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने के ये सब कार्यक्रम हैं। तो दोनों तीनों फ्रंट में हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने के लिए और वहीं बस्तर की कला, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने, बस्तर के नौजवानों के प्रतिभा को संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं सरकार के योजनाओं का लाभ बस्तर के लोगों को मिले नियत नीला नार योजना के माध्यम से, इसलिए हर मोर्चे पर हमारी सरकार बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच ही तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार भद्राद्री कोटागुडेम मल्टी जोन 1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष कोटागुडेम के हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 86 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिन 86 माओवादी पार्टी सदस्यों ने भद्राद्री कोटागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल है। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन माओवादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन येचुआ कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया है। జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడమే శాంతియుతంగా తీసుకురావాలనేది మా ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇంకా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా గుర్తించి హింసను విడనాడి ముందుకు వస్తే తప్పకుండా మేము చేయూతనిస్తాము. మరి ఈరోజు ఈ విధంగా ఇంతమందిని 86 మందిని ఈ విధంగా తీసుకురావడంలో బయటికి తీసుకురావడంలో జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి కృషి చేసిన మా పోలీసు అధికారులు అందరికీ ఈ ములుగు ఎస్పీ శబరీష్ యాక్చువల్ వచ్చేది ఉండే కానీ రాలేకపోయారు. ములుగు ఎస్పీ శబరీష్ గారికి, కొత్తగూడెం ఎస్పీ రోహిత్ రాజు గారికి, ఇంకా మా ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇన్స్పెక్టర్స్, డిఎస్పీలు, మా కింద ఎస్ఐలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఇంకా మాకు ఎల్లవేళలా మాకు సహకరిస్తున్న సిఆర్పిఎఫ్ కమాండెంట్స్ కమల్ వీర్ గారు, వారు ఇక్కడనే ఉండి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడనే ఉంటున్నారు, ప్రీత గారు, సుమాన్సు గారు, వారి స్టాఫ్ అందరికీ మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇంకా మా కృషి ఇదే విధంగా కొనసాగించి ఇంకా తప్పకుండా మావోయిస్టు పార్టీ సభ్యుల్ని మేము కలిసి వాళ్ళని కూడా పూర్తిగా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళని కూడా అందరినీ ఈ హింసను విడనాడి జనజీవన స్రవంతిలో కలవడానికి మా ప్రయత్నాలు ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏసీఎం నలుగురు 25,000 సార్ ఒకసారి ఇటు సార్ ఎక్స్క్యూజ్. बलरामपुर जिले में पहली बार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को विशेष प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इसे लेकर जिला पंचायत बलरामपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है जो नक्सली घटना से प्रभावित हुए हैं या आत्मसमर्पित नक्सली हैं। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली सीताराम सोनवानी का कहना है कि 1999 में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था और मेरी पत्नी ने मुझे नक्सली संगठन छोड़ने के लिए मजबूर किया। फिर हम 15 साल असम में रहे और फिर आत्मसमर्पण कर दिया है मैंने। मेरा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर में खुशी से रह रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो या तो नक्सली घटना से प्रभावित हुए हैं या आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एसपी कार्यालय से हमको 77 व्यक्तियों की सूची प्राप्त हुई थी जिनका परीक्षण किया गया है, जिसमें से 30 पात्र पाए गए हैं और इनमें से 23 का आवास स्वीकृत कर दिया गया है। जो 7 शेष है किसी न किसी तकनीकी कारण से शेष है। जैसे ही तकनीकी कमियां दूर हो जाएंगी उनका आवास भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। 1999 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था। उत्तर सरगुजा में मैं एरिया कमांडर था और उसके बाद लुंड्रा क्षेत्र में गया। लुंड्रा क्षेत्र में जब जाने के बाद जब बिराजो मेरा पत्नी है तो वहाँ पर एक लेटर लिखी थी और उसी लेटर के माध्यम से मैं मुलाकात किया और मुलाकात होने के बाद मेरे को बंदूक छोड़ने के लिए वो मजबूर कर दिया। तो मैं बोला कि नहीं, बंदूक तो बस छोड़ दूंगा क्योंकि हम लोग रहेंगे कहाँ। उसके बाद में कहे कि नहीं सर हम लोग साथ में रहेंगे। तो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा भी है तो नक्सली का पैसा है। उसके दिन में मेरे हाथ में 14 लाख रुपया था नक्सली का, किंतु मैं उस पैसा को मैं खर्च करता तो मेरा घर परिवार के नक्सली मार डालते हैं। इसके कारण से फिर मेरा पत्नी बोला कि नहीं मैं आपको पैसा दूंगा और आपको बंदूक छोड़ना ही पड़ेगा और आपसे को मेरा साथ ही रहना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम लोग असम चल गए। असम जाकर हम लोग 15 साल बिताए और उसके बाद कोविड काल में फिर वापस आए घर। और घर आने के बाद मैं सिलेंडर हुआ। अब सिलेंडर होने के बाद मैं 14 महीना जेल भी काटा, जो कि पुराने मेरा था गुनाह किया था, जो कि किसी वारदात में मैं शामिल था।
तो उसके बाद में जो जेल से छूटने के बाद अभी घर में हैं। अब अभी घर में रहने के बाद सरकार अब PM आवास घर भी दिया है। अब उसमें हम लोग के पूरे परिवार बहुत खुश हैं कि हम लोग के लिए भी पक्का मकान मिल गया। अब पक्का मकान मिलने के बाद हम लोग भी अच्छे से जिएंगे और जी रहे हैं अभी। तो सरकार को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि हम लोग के लिए या मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ मदद कर रहा है। इसीलिए मैं PM मोदी जी के भी और हमारे विष्णु देव साय के भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। युवतियों के एक गैंग द्वारा अपने ही सहेली फैशन डिजाइनर युवती के साथ घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पीड़िता अपने घर पर नहाने गई थी। इस दौरान उसकी एक अन्य सहेली चंचल आहूजा घर पर मौजूद थी। नहाने के दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चंचल ने दरवाजा खोला तो अलीशा राजपूत, अलीशा मेहता, दिव्या धुरेजा, मंजू द्विवेदी, कोमल जैन और रानी साहू घर में घुस आई। पूछताछ के बाद दिव्या धुरेजा ने बाथरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और पीड़िता से उसकी एक अन्य सहेली आयशा राव के बारे में सवाल किया। इस बीच आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया और उसके बाल खींचते हुए बाथरूम से बाहर लाकर मारपीट शुरू कर दी। भावना नगर में रहती हूँ। कल शाम में 4-5 बजे मेरे को कोमल जैन का फोन आया। वो मेरे को बोली कहाँ है, मेरे को तेरा कपड़ा लेना है करके। मैं बोली मैं अभी बाहर हूँ, आधे घंटे में घर जाऊंगी। मैं जैसे घर गई हूँ, ये लोग 10-15 मिनट के अंदर 6 लड़की मेरे घर घुसे। मैं नहा रही थी, उस दौरान चंचल आहूजा वहाँ पे थी। मैं बोली चंचल गेट खोल, कौन है करके। तो ये लोग 6 लड़की अचानक गेट मतलब अंदर घुसने लगे और वीडियो चालू करके, मैं वॉशरूम पे थी और वीडियो पूरा बनाने लगे, मारने लगे। मेरा फोन तोड़ दिए और चैन वैन सब रिंग वगैरह जो भी था हर चीज लेके गए। फोन तोड़ दिया, फोल्ड आईफोन मेरा ले गए हैं, घर पे नहीं है। और अगर मैं बोलती हूँ तो ये लोग बोल रहे कि हम तेरे घर पे रख के आए हैं फोन। हर कुछ चीज नहीं है। कितने कौन कौन मारपीट के जानते हो आप उन लोग को नाम? दिव्या धुरेजा, अलीशा मेहता, अलीशा राजपूत, मंजू द्विवेदी, कोमल जैन और रानी साहू। और मेरे लॉकर पे पैसा था, वो पैसा भी नहीं है। मेरे उसमें अंगूठी की डब्बा थी, डब्बे में अंगूठी है नहीं, न चैन है। आप थाने आए तो फिर क्या हुआ? थाने आई तो यहाँ पे 24 घंटे तक मेरा कोई रिपोर्ट लिखी नहीं। अच्छा, और अभी जब FIR कर रहे हैं तो ये लोग लूट का धारा नहीं लगा रहे, न मारपीट का धारा लगा रहे हैं। अच्छा, मारपीट की धारा नहीं लगा रहे हैं, लूट की नहीं लगा रहे हैं, और घर में घुस के जो हरकत है इसकी नहीं लगा उनकी भी नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये अचानक आपके ऊपर हमला करने का कारण ये है कि मेरी पुरानी दोस्ती थी और मैं उनके दुश्मनों के साथ घूमने लगी। मतलब उसका बोलना ये है कि तू मेरी दुश्मन के साथ क्यों घूम रही है। हाँ। और उस वजह से मेरे पास आके चप्पल वप्पल खोल के बाल हल खींच के दिव्या धुरेजा मारने लगी, चाकू दिखाई मेरे को। ऐसी घटना हुई मेरे साथ। मारपीट का क्या वीडियो वगैरह भी बना? हाँ, मारपीट का वीडियो बना के मेरी कपड़ा फाड़ के बोलते हैं कि तेरा वीडियो वायरल करेंगे, मेरा छत्तीसगढ़ वाली को दिखाएंगे। अच्छा। बलौदाबाजार जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत खिलौरा गांव में एक किसान के साथ हुई बर्बर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गांव का एक किसान खोल बहरा जायसवाल डांस प्रतियोगिता देखकर अपने घर लौट रहा था। तभी गांव के ही शत्रुघ्न नवरंगे और गोरे लाल नवरंगे ने उसका रास्ता रोक अपहरण कर अपने घर ले गए और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल किसान को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। होश में आने के बाद किसान ने थाने में FIR दर्ज कराई। अब वह अपने परिवार और गांव के प्रतिनिधियों के साथ SP कार्यालय पहुंचा और DSP के सामने अपने चोटों के निशान दिखाए। और अब तक क्या कार्रवाई हो पाई? हाँ, ये मारपीट की घटना के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है। खिलौरा गांव में खोलबहरा जायसवाल इसके द्वारा कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि गांव के 3 लोगों ने इसके साथ ये कार्यक्रम देखने गया था। तो कार्यक्रम देख करके लौट रहा था घर में, तो 1 तारीख की रात को इसको रास्ते से पकड़ करके ले गए और एक घर में ले जा करके वहाँ उसके साथ 3-4 लोगों ने गंभीर रूप से मारपीट की है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज कराई गई है कल, जो जिस पर थाना हथबंद में अपराध दर्ज किया गया है और उसे बेचना जारी है उसकी। अभी मामले की जानकारी अभी मिलने पर थाना प्रभारी हथबंद से और भी विस्तृत जानकारी ली जा रही है और उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सर, अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? जी, अभी तक इसके संबंध में गिरफ्तारी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
सर अभी पीड़ित भी आए परिजन के साथ, पीड़ित से आप बातचीत किए, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ कार्रवाई की मांग की? हाँ, पीड़ित पक्ष अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर उपस्थित हुआ था, जिससे मुलाकात हुई है। पीड़ित पक्ष के द्वारा भी यही बताया गया है कि उसके साथ 3-4 लोगों ने 1 तारीख की रात को मारपीट किया है और घटना का कारण भी पुरानी रंजिश कतिपय कारणों को लेकर के बताया है, जो जांच का विषय है। और उनके पीड़ित को चोटें आई हैं जो दिख रही हैं और पीड़ित को आश्वस्त किया गया है कि उसके विरुद्ध उसकी रिपोर्ट पर से उचित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी। सर पीड़ित को बीच रास्ते से उठाकर आरोपी स्वयं अपने घर ले गया था, इस पर अपहरण का मामला भी बनता है, क्या अपहरण का मामला दर्ज किया? मैंने जो अभी फिलहाल FIR का अवलोकन किया है उसमें अपहरण का धारा नहीं है, किंतु अभी पीड़ित के द्वारा जो बताया गया है ये विवेचना का विषय है और इस पर से थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो तथ्यों के आधार पर जो उचित प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि उस रात सदम पीड़ित द्वारा अभी मौखिक चर्चा के दौरान ये बताया गया कि जब घटना हुई थी तो उस समय शायद मतलब 2 पुलिस के कोई जवान भी वहाँ पहुँचे थे। क्यों पहुँचे थे, किसके बुलाने पर पहुँचे थे, ये अभी जानकारी नहीं है। इसके संबंध में अलग से तस्दीक की जाएगी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में पिछले दिनों चिकन पार्टी का मामला गरमाया था, वहीं अब सोनोग्राफी में जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार जिला अस्पताल हो या फिर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकारी अमला लापरवाह नजर आता है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा खुलेआम चिकन पार्टी के साथ सेल्फी बाजी करने की शिकायतें आई। इसी कड़ी में अब एक नया मामला दुर्ग जिला अस्पताल में स्थित रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग में सोनोग्राफी रिपोर्ट को लेकर सामने आया है, जिसमें भिलाई खुर्सीपार की महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसके गर्भ में बच्चे को मृत बताया गया। इतना ही नहीं, विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उस रिपोर्ट के आधार पर क्रॉस चेक किए बिना ही स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उसका गर्भपात करने की तैयारी भी कर ली गई थी। डॉक्टर का आते जाते दिखा लो। बताना चाहते हैं कि जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 27 मार्च 2025 को एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। इसमें लापरवाही बरतते हुए खुर्सीपार निवासी महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसके गर्भ में पल रहे 7 सप्ताह के बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को खराब बता दिया गया था। लेकिन ईश्वर की मर्जी या मितानिन की चतुराई ने जिला अस्पताल की सोनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात कराने की बजाय निजी अस्पताल में सोनोग्राफी रिपीट कराने का निर्णय लिया, जहां भिलाई 3 के सनशाइन हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की दोबारा सोनोग्राफी हुई, जिसमें बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। इस गंभीर मामले को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। तो दोनों की जांच रिपोर्ट का हम लोग अवलोकन विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट द्वारा करा रहे हैं। जांच टीम गठित हो गई है, जिसमें सिविल सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और जांच के रिपोर्ट होने के बाद हम रिपोर्ट्स सीएमएचओ कार्यालय जमा किया जाए। जब तक जांच रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाता तो लापरवाही हम सिर्फ किसी का बता नहीं सकते कि लापरवाही हुई है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग कोतवाली थाना अंतर्गत बीते दिनों 2 अज्ञात नकाबपोशों ने महिला के गले से चेन स्नेचिंग कर फरार हो गए थे। इस मामले में दुर्ग पुलिस अपराध दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सुबह सुबह बाजार से सब्जी खरीदने जाना महिला को काफी भारी पड़ गया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अज्ञात आरोपियों ने महिला के गले से मंगलसूत्र खींचा और तेजी से फरार भी हो गए। पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, दुर्ग पुलिस के मुताबिक शनिचरी बाजार निवासी भारती यादव शुक्रवार की सुबह मार्केट से सब्जी खरीदकर कांग्रेस भवन के पास से गुजर रही थी। ठीक उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछे से 2 अज्ञात आरोपी आए और महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र खींचा और तेजी से फरार भी हो गए। महिला ने पुलिस को बताया कि एक आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा था, वहीं दूसरा पीछे बैठा हुआ था और पीछे बैठे आरोपी ने मुंह पर कपड़ा भी बांधा हुआ था। पीड़िता भारती यादव ने पुलिस को यही बताया कि मंगलसूत्र का वजन 25 ग्राम था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला पंचायत सभागार में विभिन्न समितियों के सभापति पद को लेकर जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रत्याशियों को चुनाव में शामिल ही नहीं किया गया। दुर्ग के जिला अस्पताल सभागार में विभिन्न समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। समितियों के चुनाव में जितेंद्र यादव संचार समिति, श्रद्धा साहू सहकारिता एवं उद्योग के सभापति बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ नीलम चंद्राकर को कृषि स्थायी समिति का सभापति बनाया गया। कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया इस दौरान कि 2 समितियों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं रहता। देखिए आगे क्या कहा। कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। वो जब से पैदा हुए हैं कांग्रेस पार्टी, उसका एक ही काम है कि आरोप लगाना है, और कोई मुद्दा तो उनके पास रहता ही नहीं है। समिति का इसलिए गठन नहीं हुआ, वो सारी समिति का गठन हुआ है। एक समिति में सभापति नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें 2 सदस्य और एक सभापति बनना है, जिसमें 2 ही सदस्य हैं। आगामी बैठक होगा उसमें सब सारी चीजों को बना लिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि देखिए कांग्रेस के पास कुछ अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो अनुभव विहीन बात करते हैं। उनके पास क्या अनुभव है? उन लोग भी जीत के आए थे तो सब नए थे,
जब संचालन होता है सदन का तो सारे लोग सीख जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी 3 सदस्य के हिसाब से ही सभापति का मनन हुआ था और उसी के आधार पर जो है हम लोग जब शपथ ग्रहण किया और जब पहली बैठक हुआ उसमें सारे लोग, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इतने ज्ञानी थे। जितने भी सभापति का गठन हुआ है जिसमें से एक विषय रह गया है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का, जिसमें हमारी ही भारतीय जिला पंचायत की सदस्य ही बनेगी। मैडम, कांग्रेस का आरोप है आप लोग असफल हो गए। बिल्कुल असफल नहीं हुई भाई साहब, कांग्रेस तो कुछ भी बोलती है। आज जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिन समितियों का गठन किया जाना था, आज एक समन्वय का चुनाव था, लेकिन आज का दिन दुर्ग जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक। सत्ताधारी दल के द्वारा 2-2 समितियों का गठन नहीं कर पाना, 2-2 समितियों का निर्माण नहीं कर पाना, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलने वाली संस्था है और यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बड़ी विफलता है। इसका दुष्परिणाम दुर्भाग्य से हमारे दुर्ग जिला की जनता भुगतेगी। बहुत लंबे समय तक के 2-2 समितियों का गठन नहीं हो पाना मेरे ख्याल से जिला पंचायत दुर्ग के इतिहास में ये पहली और विचित्र और दुर्भाग्यजनक घटना है कि इतने जागरूक जिला में 2-2 समितियों का गठन नहीं हो पाना बड़ा लज्जाजनक स्थिति आज निर्मित हुई। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का या उनके जो मार्गदर्शक हैं उन लोगों का पंचायती राज में अनुभव की कमी और ज्ञान का अभाव स्पष्ट दिख रहा है, जिसके कारण आज हमारा दुर्ग जिला 2-2 समितियों से वंचित है। देखिए, चुनाव तो आज सामान्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे भी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। हम लोग 5 मत प्राप्त हो हम लोगों को और उन लोगों को 7 मत प्राप्त हो, ऐसे मतलब हुआ है लगभग सभी समितियों में। और बाकी 2 समितियों में गठन नहीं हो पाया क्योंकि उनने समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की। हम लोग को मतलब अलग करके शुरू से ही चल रहे हैं, इसलिए ऐसा परिणाम सामने। देखिए, जिला पंचायत में हम लोग संख्या बल के आधार पर हम लोग कमी है ना, 5 लोग थे तो सवाल ही। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ के बैनर तले 1282 उप समिति दुर्ग महिला मंडल द्वारा कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 101 से अधिक कन्याओं को भोज कराया गया। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादा पंजीयन क्रमांक 1282 उप समिति दुर्ग महिला मंडल द्वारा शक्ति पूजा एवं महाकन्या भोज का आयोजन मातृत्व शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान इस आयोजन में दुर्ग महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि और डॉक्टर मानसी गुलाटी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग अध्यक्ष पायल जैन, वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर, दुर्ग उत्तर के महिला मंडल अध्यक्ष मनीषा राजपूत, ममता राजपूत, पूर्व अध्यक्ष उप समिति दुर्ग महिला मंडल उपस्थित रहे। इस दौरान शक्ति पूजन कार्यक्रम की शुरुआत समाज के महिला मंडली भजन से करते हुए उसके बाद आए हुए अतिथियों ने मां नवदुर्गा माता की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पंगत में बैठे कन्याओं का पूजन अर्चन कर भोजन कराया व उनको माता का श्रृंगार गिफ्ट भेंट किया। साथ ही उपस्थित सभी ने अपने अपने हिसाब से कन्याओं को गिफ्ट उपहार भेंट किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मंची स्वागत सम्मान कार्यक्रम हुआ। उसके पहले अतिथियों ने राजपूत समाज के गौरववीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल माला तिलक लगाया। उप समिति दुर्ग महिला मंडल नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिंदु भुवाल, सचिव गीता राजपूत व सभी महिला विंग द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके साथ ही प्रसादी का वितरण भी किया गया। सबसे पहले तो समस्त बहनों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कन्या पूजन एक हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय कन्या को देवी के रूप में हम पूजते हैं और ये बहुत सुंदर संदेश भी है पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, कि कन्याएं जो है वो पूजनीय होती है। हमारे हिंदू धर्म में माता का स्थान पहले होता है, बेटी का स्थान पहले होता है, बहन का स्थान पहले। मतलब आप समझिए कि हिंदू धर्म के संस्कार में महिलाओं का सम्मान शुरू से रहा है और बेटियों को हम देवी के रूप में, माता के रूप में पूजते हैं और ये हमारा संस्कार जो हम आगे अपने जनरेशन को देना चाहते हैं कि कभी भी बेटी, बहन या माँ
पर गलत विचार या गलत नजर न डालें। वो पूजनीय होती है। जब हम उनको पूजते हैं, नारी सर्वत्र पूजते, तभी वहाँ देवता का वास होता है। तो ये चीज, ये संदेश देने का एक तरीका है, ये माध्यम है कि हम कन्या पूजन करते हैं और अपने समाज को और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि आपको नारी का सम्मान करना है। दुर्ग शंकर नगर में राजपूत महिला समाज द्वारा ये महाराणा प्रताप भवन में एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें चैत्र नवरात्रि में बेटे और बेटियों को बुला करके खाने की व्यवस्था, बहुत ही पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई और बच्चों ने बहुत चाव से खाना खाया। पौराणिक तरीके से जैसे पंगत लगा करके हम खाना खाते हैं और काले चने पूरी जो हम नवरात्रि में माँ को भोजन भोज देते हैं, वैसा ही खाना, और बच्चे बहुत चाव से खाए। सभी महिलाएं मिलकर बहुत जोर शोर से लगी हुई है बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा। और हम अलग अलग समाज से बुला करके उनका भी सम्मान किया है, बहुत अच्छा लगा। आज का ये कार्यक्रम हम लोग का, अपने कार्यकाल में हम लोग अभी हम लोग मनोनीत हुए हैं, चयनित हुए हैं। अभी हम लोग को शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग सोचे कि हमारा माता शक्ति का त्योहार पहले आ रहे हैं, तो हम अपने शक्ति पूजन से ही अपने कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते थे। और यहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था तो जितनी थी उतनी, लेकिन माता रानी की कृपा से असंख्य बच्चे हमारे सामने हैं और हम लोगों का ये पहला प्रयास है कि हम लोग बहुत अच्छे से सब समाज को एक करें और भक्ति भाव की ओर आगे बढ़ाएं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हम लोग सभी मिलकर। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की पहली बार पूरे नगरवासियों को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजपूत समाज द्वारा नवरात्रि में कन्या भोग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे कल इनविटेशन मिला। गीता जी आए थे मुझे देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटा कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा, बट यहाँ आके देख रही हूँ यहाँ 100 से ऊपर कन्याएं हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत सुंदर तरीके से कन्याओं का सम्मान करके उन्हें कन्या भोग कराया जा रहा है और हमको अतिथि के घर में बुलाया गया और बहुत अच्छा आयोजन किया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर आदम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, मुसलमानों के हित की बात को लेकर वक्फ बोर्ड मामले में संशोधन को लेकर सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए क्या कहा वक्फ बोर्ड के मामले में। की तरह जैसे बार बार होता है, मुसलमानों के हित की बात होती है, एक पार्टी जो है मुसलमानों का शोषण करने की बात करती है, एक मुसलमानों के हितैषी बनने की बात करती है। कुल मिला के मुसलमानों को फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है ये वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के नाम से। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था इसलिए बनाया गया था कि जो मुसलमानों की जो संपत्तियाँ हैं, इन संपत्तियों का फ़ायदा जो है मुसलमानों को हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का चौकीदार है। और ये वक्फ बोर्ड जो संपत्तियों का मालिक बन के बैठा हुआ है और इसका इस्तेमाल वो अपने पर्सनल वक्फ बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी जो हैं और जो उसमें बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं। नेताओं को बंदरबाट किया जा रहा है और इसलिए इस तरीके के कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के कानून को बना के भी मुसलमानों को कोई फ़ायदा होगा। ये दरअसल एक ओछी राजनीति है। एक सत्ता पक्ष जो है इस तरीके के कानून को बना के एक तरीके से जो मुख्य जो समस्याएं हैं देश की, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहता है और विपक्ष जो है इसमें हो हल्ला करके, चिल्ला चिल्ली करके ये बताना चाहता है कि हम मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हैं, जबकि विपक्ष खुद ये जानता है कि न राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ही सत्ता पक्ष बहुमत में है और इनके लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में चिल्लाने से भी वक्फ बिल जो है पास होने से नहीं रोका जा सकता। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। अभी तक तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुआ है, मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इतनी सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की, कहते हैं 9 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास में। तो मैं तो समझता हूँ कि अब तक तो कोई मुसलमान हिंदुस्तान का गरीब होना ही नहीं चाहिए। इतनी संपत्ति, और उस संपत्तियों का अगर आप महीने वाइज किराया देखेंगे तो कई सौ करोड़ रुपए किराया होगा। तो वो अगर उसके किराए से ही अगर मुसलमानों का विकास किया जाता तो मैं समझता हूँ कि हमको सरकारी फंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कई संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड की, उस पर कई लोग 30-30, 40-40 साल से काबिज है। 100-100, 150 रुपए की उसका किराया दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अपडेट होना चाहिए था, समय के साथ साथ उनके किराए में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं हुई। एक तरीके से वो उस पर कब्जाधारी है, कब्जा करके रखे हैं। और सरकार अगर इस तरीके का जो कानून लाई है, अगर उन कब्जाधारियों को हटाती है और इस कानून से मुसलमानों को और मुसलमान के हर तबके को फायदा होता है, तो निश्चित तौर पे यह स्वागत योग्य है। अन्यथा आदम सेना इसका विरोध करेगी।
सड़क से लेके संसद तक विरोध करेगी, दिल्ली जाएगी विरोध करेगी और हर शहर में आदम सेना के जो लाखों सदस्य हैं पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का विरोध करेंगे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।